हेलो स्टूडेंट, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 2 5 लेसन के पार्ट 2 में पत्ती कंप्लीट की थी, तना कंप्लीट की थी और 5 लेसन के पार्ट 1 में मूल कंप्लीट हो गई थी दोस्तों। तो आज हम पुष्पक्रम की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप जरूर देखें दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, पुष्पक्रम क्या है ये पढ़ना है। पुष्पक्रम क्या है? पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को, कैसा लगा हुआ है फूल, किस तरह लगा हुआ है, उसी को पुष्पक्रम कहते हैं। सतत विधि के आधार पर पुष्पक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। सतत विधि के आधार पर पुष्पक्रम को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है असीमाक्षी पुष्पक्रम, दूसरा है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। पहला है असीमाक्षी पुष्पक्रम और दूसरा है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। याद रखिएगा दोस्तों, पुष्पक्रम के 2 भागों में बांटा गया है। पुष्पक्रम को 2 भागों में बांटा गया है, असीमाक्षी पुष्पक्रम और दूसरा है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। हाँ तो दोस्तों, असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या है? असीमाक्षी पुष्पक्रम इस प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतत वृद्धि होती रहती है और फूल पासरों में अग्र अभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतत वृद्धि होती रहती है दोस्तों। इस सतह नहीं, सतत वृद्धि होती रहती है, यानी कि बराबर रूप से बढ़ते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है और फूल पासरों में अग्र अभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगे रहते हैं। तो समझ गए दोस्तों, असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या है? इस प्रकार के पुष्पक्रम में फूल अग्र अभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, सतत वृद्धि होती रहती है। तो अब चलते हैं दोस्तों, ससीमाक्षी पुष्पक्रम क्या है? ससीमाक्षी पुष्पक्रम ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है, ज्यादा नहीं होती है, सीमित वृद्धि होती है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। पिक्चर दिखाता हूं दोस्तों, आप पूरी तरह समझ जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, ये है असीमाक्षी पुष्पक्रम। मैंने बताया था असीमाक्षी पुष्पक्रम में कि इस प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतत वृद्धि होती रहती है और फूल पासरों में अग्र अभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगे रहते हैं। इसमें फूल देखिए दोस्तों, फूल इसमें कैसे लगे हुए हैं और हमेशा वृद्धि करती रहती है, यानी कि बहुत सारे फूल इसमें लगे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला चलते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम में। यह है दोस्तों ससीमाक्षी पुष्पक्रम। इसमें मैंने बताया था कि इसके प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है। देखिए दोस्तों, शीर्ष पर फूल लगे हुए हैं, है ना, फूल लगे हुए हैं, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। देखिए, ज्यादा वृद्धि नहीं, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, बहुत सारे फूल थे, इसमें फूल कम है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, यानी कि तलाभिसारी क्रम में ये देखिए लगे हुए हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गए दोस्तों, पुष्पक्रम कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, पुष्पक्रम कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला टॉपिक पुष्प की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पुष्प क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, पुष्प एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना है। पुष्प एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकर्षण करने वाली रचना है। यह एक रूपांतरित प्रो है। पुष्प एक रूपांतरित प्रो है दोस्तों, जो लैंगिक जनन के लिए होता है, यानी कि
ये लैंगिक जनन करते हैं, पुष्प लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है दोस्तों। एक प्रारूपी पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। एक अकेला फूल में, एक फूल में 4 प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पूछे कोई भी फूल में कितने पुष्पपत्र होते हैं तो 4 होते हैं। 4 प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं। पहला है केलिक्स, जिसे हिंदी में बृहदलपुंज कहते हैं। दूसरा कोरोला, जिसे दलपुंज कहते हैं। तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। एक प्रारूपी पुष्प में 4 प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं। पहला बृहदलपुंज, दूसरा दलपुंज और तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये चारों पुष्पपत्र पुष्पासन पर लगे रहते हैं। कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों? पुष्पासन पर स्थित रहते हैं। ये चारों बृहदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये चारों पुष्पासन पर लगे रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये पुष्पासन क्या है? तो मैं बताऊंगा दोस्तों, वृंत के सिरे पर पुष्पासन क्या है? वृंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ तथा चपटा भाग को पुष्पासन कहते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ तथा चपटा भाग को पुष्पासन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वृंत क्या है? तो वृंत है दोस्तों फूल एक डंठल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है, जिसे वृंत कहते हैं। अब समझ में आया दोस्तों, वृंत क्या है? फूल एक डंठल के द्वारा, यानी कि जिससे फूल तना में जुड़ा रहता है, उसे वृंत कहते हैं। और वृंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ भाग तथा चपटा भाग को पुष्पासन कहते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ तथा चपटा भाग को पुष्पासन कहते हैं। और वृंत किसे कहते हैं? फूल एक डंठल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है, उसी को वृंत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप पूरी तरह समझ चुके हैं वृंत और पुष्पासन, बृहदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग सब समझ चुके हैं। अब आगे पुष्प के बाहरी 2 चक्रों यानी बृहदलपुंज एवं दलपुंज को सहायक अंग कहते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बृहदलपुंज और दलपुंज को सहायक अंग कहते हैं, याद रखिएगा। पुष्प के भीतरी 2 चक्रों यानी कि पुमंग और जायांग को आवश्यक अंग कहा जाता है। पुमंग और जायांग को क्या कहा जाता है? आवश्यक अंग कहा जाता है। पूरी तरह याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी VVI क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बृहदलपुंज क्या है, यानी कि कैलिक्स क्या है। पुष्प के 4 पत्र होते हैं, पुष्प पत्र होते हैं, उसमें पहला बृहदलपुंज है। बृहदलपुंज क्या है ये पढ़ते हैं। कैलिक्स यानी कि बृहदलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। बृहदलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बृहदल कहते हैं। इसकी इकाई को बृहदल कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, इसकी इकाई को बृहदल कहते हैं। प्रायः बृहदल हरी पत्तियों की तरह होते हैं। बृहदल की कैसे होते हैं? हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। बृहदल फूल की रक्षा करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। बृहदल फूल की रक्षा करते हैं। फूल की रक्षा कौन करते हैं? बृहदल। ठीक है दोस्तों। अब अगला टॉपिक है दलपुंज, कोरोला। दलपुंज क्या है? दूसरा पुष्पपत्र दोस्तों दलपुंज क्या है? कोरोला दल का मतलब होता है पंखुड़ी। पुष्प का पंखुड़ी आप समझते होंगे दोस्तों, उसी पंखुड़ी को ही दल कहते हैं, दल को ही पंखुड़ी कहते हैं। तो दलपुंज पंखुड़ी का बना होता है। दलपुंज किसका बना होता है? पंखुड़ी का बना होता है। पंखुड़ी प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। आप तो देखे होंगे पंखुड़ी प्रायः चमकीले और रंगदार होते ही हैं। ये परागन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये परागन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
कौन करता है आकर्षित दोस्तों? दलपुंज। पौधे में कोरोला की आकृति, पौधे में दलपुंज की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? पौधे में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक आकृति का संबंध है वह नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकती है। इनके आकृति की बात करें तो नलिकाकार हो सकता है, घंटाकार हो सकता है, कीप के आकार का हो सकता है तथा चक्राकार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक चलते हैं। दलपुंज में ही एक टॉपिक आती है दोस्तों, पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास क्या है ये पढ़ते हैं दोस्तों। पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के बराहदल अथवा पंखुड़ी के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। नहीं समझ में? पुष्पदल विन्यास क्या है? यानी कि पंखुड़ी के लगे रहने के क्रम को, पंखुड़ी कैसे लगे रहते हैं उसी को पुष्पदल कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पंखुड़ी के लगने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पुष्पदल विन्यास क्या है? पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के पंखुड़ी के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। पुष्पदल विन्यास के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पुष्पदल विन्यास के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला, कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास, व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास, कोर छादी पुष्पदल विन्यास और वैकजिलेरी पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास के प्रमुखतः 4 प्रकार होते हैं, कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी और वैकजिलेरी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, कोर स्पर्शी के बारे में पढ़ते हैं। कोर स्पर्शी क्या है भाई, यही देख लेते हैं। कोर स्पर्शी, जब चक्र के पंखुड़ी एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हैं उसे कोर स्पर्शी कहते हैं। जब चक्र के जब पंखुड़ी लगी हुई रहती है तो एक दूसरे के किनारे को केवल स्पर्श करते हैं। एक दूसरे, बहुत सारे पंखुड़ी होंगे उसमें दोस्तों, तो एक दूसरे के किनारे को स्पर्श करते हैं उसे कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे केलोट्रोपिस, आपको पिक्चर सहित बताएंगे दोस्तों, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी अगला टॉपिक में चलते हैं व्यावर्तित में। व्यावर्तित, यदि किसी पंखुड़ी का किनारा अगले पंखुड़ी पर तथा तीसरे पंखुड़ी पर, यदि किसी पंखुड़ी का किनारा अगले पंखुड़ी पर तथा दूसरे पंखुड़ी का किनारा तीसरे पंखुड़ी पर, तीसरे पंखुड़ी का किनारा चौथे पंखुड़ी पर, इस तरह आदि पर चढ़ी हुई हो, अति व्याप्त हो यानी कि चढ़ी हुई हो तो उसे व्यावर्तित कहते हैं। यदि किसी पंखुड़ी का किनारा अगले पंखुड़ी पर चढ़ी हुई हो उसे व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास कहते हैं। जैसे दोस्तों गुड़हल, भिंडी तथा कपास, ये सब में देखिएगा तो उनके फूल का जो पंखुड़ी होते हैं चढ़े चढ़े मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला टॉपिक है कोरछादी पुष्पदल विन्यास। कोरछादी पुष्पदल विन्यास, यदि पंखुड़ी दूसरे पर अति व्याप्त हो, यदि पंखुड़ी दूसरे पर चढ़ी हुई हो और उसकी कोई विशेष दिशा नहीं हो तो इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी कहते हैं, कोरछादी पुष्पदल विन्यास कहते हैं। यदि पंखुड़ी दूसरे पर चढ़ी हो और उसकी कोई दिशा नहीं हो, ठीक है दोस्तों, उसकी कोई दिशा नहीं हो तो इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी पुष्पदल विन्यास कहते हैं। जैसे केसिया गुलमोहर। अब अगला है दोस्तों चौथा, वैकजिलेरी पुष्पदल विन्यास। वैकजिलेरी पुष्पदल विन्यास, मटर सीम में 5 दल होते हैं। मटर और सेम, आपने सीम खाया होगा दोस्तों, देहाती भाषा में सेम को सीम कहा जाता है।
मटर के बड़ा भाग होता है मटर का, मटर कई तरह होता है लेकिन वो बड़ा बड़ा रहता है। मटर और सीम में 5 दल होते हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा, 2 पार्श्वी और ये 2 सबसे छोटे अग्रदलों को अतिव्याप्त करते हैं। इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को पैक्जिलेरी कहते हैं। मटर सेम में 5 दल होते हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा, 2 पार्श्वी और ये 2 सबसे छोटे अग्रदलों को अतिव्याप्ति करते हैं। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को पैक्जिलेरी कहते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया तो पिक्चर सहित पढ़ेंगे तो पूरी तरह समझ में आएंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये है पुष्पदल विन्यास के विभिन्न प्रकार, कोरस्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी और पैक्जिलेरी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पहला में हम बोले थे कोरस्पर्शी में क्या हम बोले थे कि जब चक्र के देखिए पंखुड़ी है, जब चक्र के पंखुड़ी एक दूसरे के किनारों को केवल सिर्फ स्पर्श करते हो तो उसे कोरस्पर्शी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया कोरस्पर्शी। दूसरा है व्यावर्तित। व्यावर्तित में मैंने कहा था यदि किसी पंखुड़ी का किनारा अगले पंखुड़ी पर चढ़ी हुई हो, अगले पंखुड़ी पर अति व्याप्त हो तो उसे व्यावर्तित कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगले पंखुड़ी पर चढ़ी हुई है ना सब, ये देखिए, ये इस पर सभी चढ़ी हुई है, उसे व्यावर्तित कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी कंप्लीट। तीसरा है कोरछादी पुष्पदल विन्यास। यदि इसमें मैंने कहा था यदि पंखुड़ी दूसरे पर चढ़ी हो और उसकी कोई विशेष दिशा नहीं हो, देखिए इसमें कोई विशेष दिशा नहीं है, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कोई विशेष दिशा नहीं है, विशेष दिशा नहीं हो तो इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी पुष्पदल विन्यास कहते हैं। और चौथा में मैंने कहा था पैक्जिलेरी पुष्पदल विन्यास में कि मटर सीम में 5 दल होते हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा, देखिए ये है सबसे बड़ा, ये देख रहे हैं सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा, 2 पार्श्वी और ये 2 सबसे छोटे अग्रदलों, 2 देखिए ये हो गया पार्श्वी दोस्तों, पार्श्वी, और ये दोनों है जो 2 अग्रदल, छोटे अग्रदलों को अतिव्याप्त करते हैं, देख ही रहे हैं, अतिव्याप्त करते हैं। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को पैक्जिलेरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पुष्पदल विन्यास कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला टॉपिक में चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम कैलिक्स और कोरोला पढ़ चुके हैं, यानी कि ब्रहा दलपुंज और दलपुंज पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब अगला टॉपिक पुमंग की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पुमंग क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, पुमंग यह पुष्प का नर भाग है। पुमंग क्या है? पुष्प का नर भाग है दोस्तों। इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है, जिन्हें पुंगकेसर कहते हैं, यानी पुमंग पुंगकेसरों से मिलकर बनता है, यानी कि पुमंग पुंगकेसरों से मिलकर बनता है, अर्थात पुष्प का वास्तविक नर जनन अंग पुंगकेसर ही होता है, यानी कि पुष्प का वास्तविक नर जनन अंग पुंगकेसर ही होता है। ठीक है दोस्तों, पुमंग क्या है? पुमंग पुंगकेसर से मिलकर बना होता है, इसलिए पुष्प का वास्तविक नर जनन अंग पुंगकेसर ही होता है। प्रत्येक पुंगकेसर को 2 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक पुंगकेसर के 2 भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक पुंगकेसर के 2 भाग होते हैं, पहला तंतु और दूसरा परागकोश। प्रत्येक पुंगकेसर के 2 भाग हैं, पहला तंतु और दूसरा परागकोश। हाँ तो दोस्तों, तंतु क्या है? जो लचीला, पतला, लंबा तथा डोरे के समान होता है और पुष्पासन से जुड़ा रहता है, उसे तंतु कहते हैं। तंतु क्या है? तंतु लचीला, पतला, लंबा तथा डोरे के समान रचना होता है
तंतु लचीला, पतला, लंबा तथा डोरे के समान रचना होता है जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है, उसे तंतु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तंतु आपको समझ में आ गए हैं। परागकोश क्या है? परागकोश क्या है? जो तंतु के अग्रभाग, जो तंतु के शीर्ष पर, चोटी पर अवस्थित रहता है, जो तंतु के अग्रभाग में अवस्थित रहता है तथा जिससे परागकण निकलता है, उसे परागकोश कहते हैं। जिससे परागकण निकलता है उसे परागकोश कहते हैं। परागकोश क्या है दोस्तों? जो तंतु के शीर्ष पर, चोटी पर स्थित रहता है, उसे परागकोश कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों परागकण क्या है। हम परागकण परागकोश से निकलता है, अभी हम बताए हैं दोस्तों। तो परागकण है क्या? ठीक है, निकलता है तो किसी फूल के पुंकेसर को स्पर्श करते ही हाथ में पीला पाउडर की तरह रचना लग जाता है, जिसे परागकण कहते हैं। परागकण कैसा होता है दोस्तों? परागकण एक पीला पाउडर की तरह होता है। किसी फूल के पुंकेसर को जब हम स्पर्श करते हैं तो हाथ में पीला पाउडर लग जाता है, जिसे परागकण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परागकण आपको समझ में आ गए हैं, परागकोश भी आपको समझ में आ चुके हैं, तंतु भी आपको पूरी तरह कंप्लीट हो गई है, यानी कि आपको पुमंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों जायांग। पुमंग कंप्लीट हो गए, अब जायांग की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जायांग क्या है? जायांग यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है दोस्तों। यह एक या एक से अधिक स्त्री केसर से मिलकर बनता है। यह एक या एक से अधिक स्त्री केसर से मिलकर बनता है। जायांग क्या है दोस्तों? यह पुष्प का मादा भाग है। यह एक या एक से अधिक स्त्री केसर से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, अंडप या स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। अंडप या स्त्री केसर दोनों एक ही होते हैं दोस्तों। अंडप बोलिए या स्त्री केसर बोलिए। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिका, दूसरा वर्तिकाग्र और तीसरा अंडाशय। ठीक है दोस्तों, स्त्री केसर के 3 भाग हैं। पहला वर्तिका, दूसरा वर्तिकाग्र और तीसरा अंडाशय। ठीक है दोस्तों, तो वर्तिका के बारे में पढ़ते हैं। पहले वर्तिका क्या है? अंडाशय से एक लंबी एवं पतली वृंत जैसी रचना निकली रहती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। अंडाशय से एक लंबी एवं पतली वृंत जैसी रचना निकली रहती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या है? वर्तिका के चोटी पर फूली हुई छोटी चिपटी एवं चिपचिपी रचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। अगर वर्तिकाग्र क्या है? वर्तिका के चोटी पर फूली हुई छोटी चिपटी एवं चिपचिपी रचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र ही परागकण को ग्रहण करती है। ठीक है दोस्तों, वर्तिकाग्र ही परागकण को ग्रहण करती है। तीसरा है दोस्तों अंडाशय। अंडाशय यह स्त्री केसर का आधारीय भाग है, यानी कि निचला भाग है। स्त्री केसर का निचला भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। पुष्पासन हमने पढ़ाया दोस्तों, क्या है? पुष्पासन से जुड़ा रहता है। यह सामान्यतः फूली हुई रचना होती है। अंडाशय कैसी रचना है दोस्तों? फूली हुई रचना है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं, जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। ठीक है दोस्तों, अंडाशय भी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। हाँ तो दोस्तों, पुष्प भी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं दोस्तों अगला टॉपिक फल। फल क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं।
हाँ तो दोस्तों फल फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। फल में एक भीति अथवा फल भीति तथा बीज होते हैं। फल में क्या क्या होते हैं दोस्तों? फल में फल भीति तथा बीज होते हैं। फल में फल भीति तथा बीज होते हैं। फल भीति और बीज होते हैं। फल में फल भीति और बीज होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। फल भीति 3 भागों में बटा होता है। फल भीति 3 भागों में बटा होता है। पहला ब्रहा फल भीति, दूसरा मध्य फल भीति और तीसरा अंतः फल भीति। ब्रहा फल भीति, मध्य फल भीति, अंतः फल भीति। हाँ तो दोस्तों ब्रहा फल भीति के बारे में पढ़ते हैं। जब फल भीति मोटी तथा गुद्देदार होती है, जब फल भीति मोटी होती है, गुद्देदार होती है, तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है। जब फल भीति के ऊपर में, जैसे देखते हैं आम लेते हैं, एक आम लेते हैं, उसमें ऊपर में जो छिलका होता है उसे बाहरी भीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे बरहा फल भीति कहते हैं। एक छिलका होता है ऊपर में जो, उसी को बरहा फल भीति कहते हैं। जब फल भीति मोटी तथा गुद्देदार होती है तब उसमें एक बाहरी भीति होती है जिसे बरहा फल भीति कहते हैं। दूसरा मध्य फल भीति के बारे में पढ़ते हैं। जब फल भीति मोटी तथा गुद्देदार होती है तब फल के बीच गुद्देदार भाग को मध्य फल भीति कहते हैं। मध्य फल भीति कहते हैं। जैसे आम के जब छिलको या हटा तो गुद्देदार आते हैं जिससे हम लोग खाते हैं दोस्तों, उसी को मध्य फल भीति कहते हैं। हाँ तो दोस्तों तीसरा अंतः फल भीति। फल के सबसे अंदर वाले भाग जो बीज को ढके रखती है उसे अंतः फल भीति कहते हैं। फल के सबसे अंदर वाले भाग जो बीज को ढके रखती है उसे अंतः फल भीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पिक्चर सहित ये तीनों फल भीति को पढ़ते हैं ताकि पूरी तरह से समझ में आए। हाँ तो दोस्तों पिक्चर सहित समझते हैं। जैसा कि ये आम है दोस्तों, आप देख रहे हैं ये आम है, इसके ऊपर बाहरी वाले भाग जिसे बरहा फल भीति कहते हैं, जो सेकंड में गुद्देदार भाग होते हैं उसे मध्य फल भीति कहते हैं, और जो अंतिम में जो आठी, जिसे देहाती भाषा में हम जब आम खाते हैं तो गुठली निकलती है, ठीक है, उस गुठली को अंतः फल भीति कहते हैं। और गुठली के अंदर जो बीज होते हैं दोस्तों उसे बीज कहते हैं। ठीक है, गुठली के अंदर में बीज होते हैं, ना कि ये इसमें। ठीक है दोस्तों, पूरी तरह समझ में आ चुकी है, तो फल भी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों फल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बीज की अगला टॉपिक है बीज दोस्तों। बीज हम पढ़ते हैं, अंतिम टॉपिक है दोस्तों बीज। तो बीज निषेचन के बाद बीजांड से उत्पन्न रचना को बीज कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से उत्पन्न रचना को बीज कहते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। बीज में क्या होता है दोस्तों? एक बीजावरण होता है तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक या दो बीजपत्र होते हैं। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक या दो बीजपत्र होते हैं। बीजावरण क्या है? बीजावरण क्या होता है? बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बीज की बाहरी जो परत होती है उसे बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की दो सतहें होती है, बाहरी सतह और भीतरी सतह। बाहरी सतह को बीज चोल कहते हैं और भीतरी सतह को टेगमेन कहते हैं। टेगमेन कहते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला टॉपिक है द्विबीजपत्री बीज की संरचना।
द्विबीजपत्री बीज क्या है, पहले ये पढ़ते हैं। वैसा बीज जिसके भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं उसे द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। वैसा बीज जिसके भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं उसे द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके संरचना के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, कैसा इसकी बनावट होती है। ठीक है, द्विबीजपत्री बीज में सबसे पहले बीजावरण होती है, यानी कि सबसे ऊपर में बीजावरण होता है, यानी कि परत होता है दोस्तों। इसके बाद बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का उद्धर्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिक कहते हैं, यानी कि नाभिक के द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। प्रत्येक बीज में नाभिक के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद, बीजावरण यानी कि परत हटाने के बाद बीज पत्रों के बीच भ्रूण दिखाई देता है। बीज पत्रों के बीच भ्रूण दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि बीजावरण जब हटाते हैं तो भ्रूण दिखाई देता है। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 गूदेदार बीज पत्र होते हैं, क्योंकि ये द्विबीजपत्री है, इसे 2 गद्देदार बीज पत्र हैं। अगर एक बीज पत्री होती तो 1 बीज पत्र होते हैं दोस्तों। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, स्टोर रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को परांकुर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विबीजपत्री बीज अभ्रूणपोषी होते हैं। द्विबीजपत्री बीज अभ्रूणपोषी होते हैं। पिक्चर सहित समझते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, यह है देखिए द्विबीजपत्री बीज की संरचना है। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था द्विबीजपत्री बीज में सबसे पहले बीजावरण, सबसे ऊपर में जो देखिए ये सब ऊपर में जो है सभी बीजावरण है। ठीक है दोस्तों, परत है। इसके बाद बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का उद्धर्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, इसे नाभिक कहते हैं। इसी से दोस्तों फल से जुड़ा रहता है। बीज फल से नाभिका के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक बीज में नाभिक के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो छिद्र है ना उसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब बीजावरण हटाते हैं तब इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 गूदेदार बीज होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 गूदेदार बीज पत्र हैं और ये है प्रांकुर और मूलांकुर। ठीक है दोस्तों, बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, इसमें भोज्य पदार्थ स्टोर रहता है, संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर कहते हैं, इसे मूलांकुर, और ऊपरे वाले पत्तीदार को प्रांकुर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी तरह समझ में आ चुकी है। अब अगला टॉपिक एक बीजपत्री बीज की संरचना। एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं। इसमें भी सबसे ऊपर में बीजावरण होता है, लेकिन इसमें बीजावरण छिल्लीदार होता है तथा यह फलभिति से जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, सिरे पर खांच में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है, क्योंकि ये एक बीजपत्री है तो इसमें एक ही बीजपत्र होगा। इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है जिसे अस्कुटेलम कहते हैं।
इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढका रहता है जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लेसन कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों ये लेसन पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। पुष्पी पादप की बाहरी संरचना हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं, पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। मूल, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल और बीज हम सभी पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें ताकि आपको और अच्छे तरह से समझ में आए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में लेसन 6 के साथ।